हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जी खुराना क्लासेस पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो ये रेवेन्यू पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपका पेपर कभी भी आउट हो सकता है। राइट, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको ज़रूर देखिए जो भी तैयारी कर रहे हैं रेवेन्यू पटवारी की। पहला क्वेश्चन आता है जी, साइंस कंसर्न्ड विद वेजिटेबल एग्रीकल्चर, तो दैट इज ओलेरी कल्चर। तो उसके काफी सारे मैंने साइंस जितने भी थे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड का एक उसमें ही डाल दिए हैं। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लोरिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन for commercial use, that is called horticulture. Cultivation of grapes, viticulture. Rearing of silkworms, that is sericulture. Study of vegetable science, या vegetable culture सेम ही बात है। इसमें कल्चर में आता है प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग वेजिटेबल्स, यानी कि सब कुछ मिला के, दैट इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। स्टडी ऑफ सॉइल्स इम्पोर्टेंट, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स and nut crops, pomology. Development of forest, that is called silviculture. Scientific study of algae, that is called phycology. Study of plant fossils, paleobotany. और फिश फार्मिंग के लिए pisciculture, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ साइक्लिक एंड सीजनल नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फेनोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन रिलेशन टू सॉइल, एग्रोबायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। Branch of soil science dealing with production of crops, agrology, important. Study of fermentation, zymology. Study of viruses, virology. आजकल आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ वायरसेस। Growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land is called mixed cropping. Simultaneously, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं। मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक के बाद एक क्रॉप, वही क्रॉप सेम आप सीजन में, हर सीजन में वही क्रॉप ही लगाई जा रहे हो। जैसे वीट है तो वीट को ईयर आफ्टर ईयर आप लगाई जा रहे हो, तो दैट इज मोनोक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन में होता है कि एक साल आपने कोई क्रॉप लगा दिया, दूसरे साल कोई क्रॉप लगा दी, या फिर एक सीजन में कोई और क्रॉप लगा दिया, दूसरे सीजन में कोई और क्रॉप लगा दिया। जैसे कुछ क्रॉप्स आप लगाते हो कमर्शियल यूज के लिए, जैसे वीट, राइस, ये सब लगाते हो कमर्शियल यूज के लिए। और कुछ क्रॉप जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, अपने कंजम्पशन के लिए लगा लिया, राइट। तो वो आप क्रॉप चेंज करते रहते हो, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो इससे क्या फायदा होता है कि पैरासाइट्स आपके जो प्लांट है, क्रॉप है, उस पे नहीं अफेक्ट करते। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो क्रॉप्स को सेम फील्ड में वन आफ्टर द अदर इन द सेम ईयर वो जो है प्लांट किया जाता है। जैसे प्लांटिंग मेज इन लॉन्ग रेंज, मतलब उसको ज्यादा पानी चाहिए तो उसको लॉन्ग रेंज में कर दिया, बीन्स को शॉर्ट रेंज में कर दिया। तो ग्रोइंग टू क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर इन द सेम ईयर, तो इसके सब जो है वो है जी इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और रो इंटरक्रॉपिंग। या एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरक्रॉपिंग में कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा फार्म है, उसमें आपने रोज में जो है डिवाइड कर दिया उसको, और रोज में आपने क्रॉप्स लगा दिया। अगर जैसे दो ऑल्टरनेट पे है जो क्रॉप्स लगाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उसमें रो में आपने शुगर केन लगा दिया, दूसरे रो में आपने मूंग या फिर कोई भी पल्स आप लगा सकते हो वो लगा दी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग, और ये याद रखना है कि वो रोज के फॉर्म में आप लगाते हो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि टू और मोर क्रॉप्स लगा रहे हो, तो जैसे दो जो लेयर्स रोज हैं वो एक क्रॉप की लगा दी, फिर उसके बाद है एक आपने पल्स लगा दी, कोई फिर दो लगा दी, ऐसे करके भी आप उसको लगा सकते हो, बट जो होगा वो रोज की फॉर्म में होगा। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स ऑफ बोथ द क्रॉप्स, जब आप जस्ट ड्रिबल कर देते हो सीड्स को और रो की अरेंजमेंट नहीं होती तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग।
या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक क्रॉप जो मेन क्रॉप है आपको उसको रोज में लगा लिया, बाकी की जो है स्प्रेड कर दिए सीड्स। रोज इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, बोथ मेन क्रॉप और इंटरक्रॉप को रोज में ही लगाना होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं रो इंटरक्रॉपिंग। और ये क्या होता है कि इसके साथ है सीड्स लगाना भी आसान है और उनको हार्वेस्ट करना भी आसान है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग जो है अपने कंजम्पशन के लिए फूड उगाते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री के लिए लगाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं, कुछ जस्ट सेल करने के लिए कमर्शलाइज वे में लगाते हैं। तो वो किस उसकी जो है कैटेगरीज बताई हुई है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि छोटे से फार्म पे काम करते हैं सारे फैमिली के बंदे, मैनुअली काम होता है, छोटे फार्म्स होते हैं तो यील्ड भी छोटी होती है, ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है, जो यील्ड होती है सारी फैमिली ही कंज्यूम कर लेती है। उसके बाद आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि एक फॉरेस्ट लिया, उसको कट किया, उसको बर्न किया, फिर वहां पे जो है हार्वेस्ट किया, फिर वो हार्वेस्ट अपने उतार ली, फिर उसके बाद सेम चीज करी कट बर्न करके, फिर आगे जो है मूव करके। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप कट और बर्न कर रहे हो, एक तो पोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, राइट, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि वो 2 से 3 साल वहां पे क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर आगे जो है चल पड़ते हैं और उसको लैंड को अबैंडन कर दिया जाता है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसे होती हैं जी, ड्राई पैडी, मेज, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, काफी ऐसे क्रॉप्स हैं जो ऐसे ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से उगाए जाते हैं। उसके बाद है जी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, कि बहुत बड़ा फार्म होता है, वहां पे उगाई जाती हैं चीजें। तो मोस्टली क्या होता है कि वो कमर्शियल यूज के लिए या कह सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट उगवाती है। तो इसमें काफी सारे जैसे आते हैं बनाना, कॉफी, सोयाबीन, शुगर केन, कोकोआ, ऐसी वेजिटेबल्स होती है जो काफी एक्सपोर्ट होती हैं, तो वो भी इसमें ही आती हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में इसको ज्यादातर यूज किया जाता है ऐसी फार्मिंग को, और एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। उसके बाद है जी मिक्स्ड फार्मिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मिंग भी होती है, यानी कि क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं, और साथ में साथ पेस्टोरल यानी कि लाइव स्टॉक यानी कि आपकी काउज वगैरह जो होगी उनकी फार्मिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट, यानी कि लाइव स्टॉक भी रखा जाता है और जो है फार्मिंग भी इसमें होती है। तो ये है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन सक्सेसफुल फॉर दैट इज व्हीट, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर वैसे देखे जाए कि इंडिया में कौन थे हेड, तो वो थे MS स्वामीनाथन, एंड ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड के लिए तो दैट विल बी नॉर्मन बोरलॉग, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको रेवोल्यूशन, उनकी फील्ड और फादर्स और उनका पीरियड बता दिया है एक टेबल में। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर ऑलरेडी बता दिया, व्हीट मेन था, MS स्वामीनाथन इंडिया में, और 66 to 67 इसका था। व्हाइट रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। तो ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए था, और इसके फादर थे वर्गीस कुरियन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 1970 से 1996 में था। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए, और इसके थे डॉक्टर अरुण कृष्णन, 1973 to 2002। गोल्डन रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी बता दिया आपको। निरपख तुतेज, और ये 1991 से 2003 में। सिल्वर रेवोल्यूशन है एग्स के लिए, तो इसके जो फादर बोले जाते हैं दैट इज इंदिरा गांधी, और ये 2000 में आया था। येलो रेवोल्यूशन इज फॉर ऑल ऑयल सीड्स, तो इसके जो हेड बोले जाते हैं या फादर बोले जाते हैं दैट इज सैम पित्रोदा, तो 1986 to 1990 में ये आया था। पिंक रेवोल्यूशन इज फॉर फार्मास्यूटिकल, प्रॉन्स, अनियन, राइट। तो दैट इज इनके जो फादर हैं दैट इज दुर्गेश पटेल,
ब्राउन रेवोल्यूशन इज फॉर लेदर कोको, हिरलाल चौधरी। रेड रेवोल्यूशन इज फॉर मीट एंड टमाटो, तो इसके जो फादर बोले जाते हैं दैट इज विशाल तिवारी, और 1980s में जो है ये आया था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन दैट इज फॉर जूट, ब्लैक रेवोल्यूशन दैट इज फॉर पेट्रोलियम, और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन दैट वाज सिंपल सिल्वर रेवोल्यूशन दैट इज फॉर एग्स, एंड सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन दैट इज फॉर कॉटन। राउंड रेवोल्यूशन दैट इज फॉर पोटैटो, प्रोटीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर यानी कि हायर प्रोडक्शन, ठीक है, कॉइंड बाय नरेंद्र मोदी 2014 to 2020। ग्रे रेवोल्यूशन इज फॉर फर्टिलाइजर्स, तो यह था 1960s 70s में, राइट। तो आई होप ये जो आपको है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, इट इज लोकेटेड एट करनाल। तो कहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको एक टेबल फॉर्म में दे दिए हैं। जैसे इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इम्पोर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस कानपुर अगेन, IARI very important, Indian Agriculture Research Institute very important, New Delhi, right, Indira Gandhi National Forest Research Institute Dehradun, Institute of Food Security that is in Gurgaon very important, National Institute of Rural Development Hyderabad, Central Institute of Research for Buffaloes that is Hisar very important, right, National Dairy Institute that is Karnal, right, important है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपके लिए बना दिए हैं एक टेबल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च दैट इज नागपुर, शुगर क्रेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर इम्पोर्टेंट, राइट, और हॉर्टिकल्चर रिसर्च के लिए बेंगलुरु में, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेटनरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज बरेली, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट खोजिकोड़े कैलिकट, राइट। और ये डेयरी वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी आया हुआ है एक बार। सॉइल सैलिनिटी भी आया हुआ है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज इन करनाल एंड हरियाणा, राइट। तो आप इसको बना सकते हैं आराम से जो है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू रखूं तो प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर किसी को प्राइवेट कोचिंग चाहिए, जैसे कुछ लोग नहीं समझ पाते यूट्यूब से, या उनको पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, हर चीज में उनके डाउट्स बहुत होते हैं, तो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं खुद ब खुद आपको कांटेक्ट कर लूँगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हैप्पी, बाय बाय।